हेलो बच्चों। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को इस 77वें स्वतंत्रता दिवस की सभी प्यारे क्षेत्रवासियों और मेरे छात्रों को नमस्कार और बहुत बहुत बधाई इस स्वतंत्रता दिवस के लिए। आप सबके लिए मैं लगातार कुछ ना कुछ नया कर रहा हूँ और आप सब लगातार मेहनत करते रहिए। मानना ये नहीं कि सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन मेहनत ज़रूरी है। ये स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का अमृत महोत्सव आप सबको अपने लिए आज़ाद कर दे, यही हम सबकी कामना रहेगी SW टीम की। पुनः आप सभी को इस 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरे छात्रों, आप सभी को मेरा दोबारा नमस्कार। चलिए हम लोग आज फिर अपने क्लास को शुरुआत करते हैं और कल भी हम अपनी क्लास को रखेंगे। भले थोड़ी देर हम कुछ और बातें करेंगे देश से, लेकिन हम अपनी बात क्लास आगे रखेंगे क्योंकि पेपर का एडमिट कार्ड आ चुका है, टाइम अब पास है। तो हम लोग पार्ट 4 की बात कर रहे थे पॉलिटी में। पार्ट 4 DPSP की हम लोग बात कर रहे थे, पिछली क्लास में बात हुई थी। DPSP में हमने आर्टिकल 43 तक आपको बता दिया था कि जो मनोचित अवस्था होती है, प्रसूति की अवस्था होती है, प्रेगनेंसी की अवस्था होती है, उसमें सरकार आपसे काम नहीं करवाएगी। ये बात हम लोग कर चुके थे। हम कहाँ से आज शुरुआत करेंगे? आर्टिकल 44 से। ये आर्टिकल आजकल के चर्चा का विषय भी बना रहा है, क्योंकि आपने सुना कि उत्तराखंड के साथ साथ सभी प्रदेशों में समान नागरिक संहिता, जो कि आपका नाम है UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये एक ऐसा विषय बना रहा है आज तक का कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि भारत में समान नागरिक कानून आ जाए। एक छोटा सा राज्य हमारा गोवा है, यहाँ तो ये लागू है। ये कब लागू हो सकता है? जब नंबर ऑफ पर्सन इज लेस एंड ऑल पर्सन एजुकेटेड। जब आपके व्यक्तियों की संख्या कम हो और वो सारे व्यक्ति आपके क्या हों? एजुकेटेड हों, शिक्षित हों, एक दूसरे की बात को समझते हों, तब ये हो सकता है। ये इतने बड़े विविधता वाले देश भारत में हम इस ऐसे कानून को लागू करके क्या करना चाहते हैं? भारत एक अनेकता में एकता का देश है। हमारा भारत देश जो है अनेकता में एकता का देश है। यही हमारी एक पहचान है भारतीयों की। भारतीयों की पहचान एक यही है कि अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, यही तो भारत देश की अकेली पहचान है। उसे भी हटा देना चाहते हैं लोग। हम इतनी अलग अलग जातियों धर्मों के बावजूद भी सब एक हैं, तो इस कानून को लाके आप क्या करेंगे? चलिए, तो जो हमारा UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका मानना है कि जो भी धर्म समुदाय हो आपका, सब में समान कानून हो, समान कार्य के लिए समान धर्म में। जैसे शादी विवाह के लिए एक समान रूल होना चाहिए सबके लिए। बच्चे को अडॉप्ट करना है, गोद जिसे बोलते हैं, गोद लेना, उसके लिए समान कार्य हो। कोई भी ज़मीन कुछ भी करना है तो उसके लिए समान कानून हो सकता है, बट इतना पॉसिबल नहीं। ऐसे एक और चर्चा का विषय हिंदू राष्ट्र। भाई इसमें मुस्लिम भी है। जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंबेडकर साहब ने जो सपना देखा था, उसे आप क्यों भंग करना चाहते हैं? भाई अगर हिंदू राष्ट्र आप कहते हैं तो क्या केवल आप हिंदू को जीवित रखेंगे और लोगों को नहीं रखेंगे? भाई इसमें जो आपकी नेशनल कम्युनिटी है, माइनॉरिटी है, अलग अलग जात की समुदाय हैं, धर्म हैं, उनको आप क्या करेंगे फिर? आप हिंदू एक शब्द बोल दिए। तो आर्टिकल 44 की बात करते हैं हम, तो इसमें आपकी यही चर्चा की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कि ये क्या है, कैसे इस पर लागू होता है। भाजपा सरकार ने इसे 2014 में जो है इस पर चर्चा की थी, वादा किया था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। लेकिन जब जब चुनाव का माहौल गर्मा गर्मी में होता है, तब तब ये माहौल आता है। अब चुनाव का मामला है तो ये सोचती है कुछ ना कुछ मैटर ले आएँ।
तो इसलिए भाजपा का ये वादा है वो सोचती है हम पूरा करें। चलिए हम पार्टी विशेष नहीं बात करते, लेकिन उन्हीं ने ये 2014 में बोला था इस बात को। तो आर्टिकल 44 में क्या है हमारा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता अनेकता में एकता एक भारत की एक अलग पहचान बनाती है, जो पूरे विदेशों में, अलग अलग देशों में इसकी चर्चा की जाती है। तो हम लोग इस आर्टिकल को समझ पाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि एक ही स्थान पे लागू है, जिसे बोलते हैं गोवा, यहाँ पे ये लागू है क्योंकि वो बहुत छोटा राज्य है। अगला अगर बात करें 45 की, आर्टिकल 45 क्या बात की गई है इसमें आपकी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा व देखभाल ये हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी। आर्टिकल 44 में ये बात की गई है कि जितने भी हमारे 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के हमारे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन को लेकर के उनकी देख रेख को कौन करेगा, ये हर एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक का जब तक नहीं हो जाता उसे वो पढ़ाएगा, सब कुछ करवाएगा, वो कहाँ से लेके आता वो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये उसे करना है हर पेरेंट्स को, ये हमारे संविधान में भी बताया गया और ये एक माता पिता का कर्तव्य भी होता है कि वो अपने बच्चे को कहीं से पढ़ाए, लेकिन इतने वर्ष तक को, क्योंकि 14 वर्ष में बच्चा समझदार हो जाता है, वो आगे की चीज़ों को समझ पाएगा। तो आपके 45 में यही बात की गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा व देखभाल हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी। आर्टिकल 46 की बात करते हैं। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बात को रखेंगे। आर्टिकल 46 ये आपकी जो एससी होती हैं और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन सब के लिए एक विशेष प्रावधान बनाया गया है, एक विशेष प्रावधान। जो आपकी एससी और एसटी है, अनुसूचित जाति और जनजातियाँ, इनके सबके लिए एक अलग विशेष प्रावधान छूट और दी गई सभी क्षेत्रों में। तो ये आपके आर्टिकल 46 में बताया गया है कि ये जो है इन सबके लिए एक विशेष प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 47 पे आते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये सब सरकार के काम हैं। आर्टिकल 47 सरकार इस बात पे ध्यान रखेगी, पहले लिख देते हैं, सरकार इस बात पर ध्यान या गौर रखेगी कि जो मार्केट में सामान आ रहा है, जो आपके मार्केट में सामान, चाहे खाने का हो, पहनने का हो, चाहे दाल पोषाहार, उसकी गुणवत्ता की जांच करेगी, उसकी गुणवत्ता की जांच करेगी कौन? सरकार। सरकार इसके लिए कुछ कमेटी बनाती है, जैसे कि एफसीआई डिपार्टमेंट, इन सब के लिए सरकार जो है पोषाहार के बात को ध्यान रखेगी, प्लस में नशीले पदार्थ जो आपके हैं डिपार्टमेंट बनाएगी और नशीले पदार्थ पर प्रतिषेध करेगी, नशीले पदार्थ पर जो है प्रतिषेध। ये सरकार के काम है कि वो बाज़ार में आए हुए सभी मटेरियल की, खाने पीने वाले मटेरियल की, पोषाहार की गुणवत्ता की जांच करेगी, प्लस में दूसरा जो नशीले पदार्थ है मार्केट में उस पर वो क्या करेगी? प्रतिषेध करेगी। ये किस में बताया गया? आर्टिकल
7 में बताया गया है। आर्टिकल 48 में क्या बताया गया है? इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 में आपको बताया गया है कि जो सरकार है वो कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देगी। कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देगी। सरकार जो है कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देगी, वन और वन्य जीवों की भी रक्षा करेगी। इसी में पॉइंट और डाल लीजिए, वन और वन्य जीव, इनकी रक्षा कौन करेगी? सरकार करेगी। 48 में आपको बताया गया कि सरकार जो है कृषि पे और पशुपालन पे बढ़ावा देगी, इसीलिए सरकार देखिए कृषि पे तमाम योजनाएं लेके आती है। आपके जो पशुपालन है, जैसे मुर्गी पालन हुआ, पिटीकल्चर, एपीकल्चर, ऐसे तमाम के जो योजनाएं हैं, इस पे सरकार क्या करेगी? हम लोगों की मदद करती है जो इसके काम में, योजनाओं में स्टार्टअप करते हैं। दूसरी चीज़, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में इकोनॉमी का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि भारत में 60% लोग एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे भारत की सुचारू व्यवस्था दैनिक रूप से चल रही है। तो इसीलिए सरकार का भी मोटिव रहता है कि वो इन सब चीज़ों पे क्या करेगी? आपके लिए बढ़ावा करेगी, आपको योजनाएं लाएगी ताकि आप कृषि को छोड़ने न पाएँ। लेकिन आज का माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि लोग कृषि को पीछे छोड़ रहे हैं, बट कृषि से ही हमारा ये देश बना है। सरकार का थोड़ा छोट लापरवाही है कि वो स्टार्टअप पे बढ़ावा नहीं देती। सरकार को इस पे कृषि को भी लेकर के एक वर्ड और लाना चाहिए, स्टार्टअप। इस पे सरकार बढ़ावा देनी चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। मान लीजिए कोई कुछ स्टार्टअप करना चाहता है तो सरकार उसकी मदद करे ताकि वो आगे कुछ कर सके, समाज में अपना योगदान दे सके।